Hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with सोनाली. कैसे हो आप सब लोग? प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था अबाउट सेमी ऑटोनोमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3 विच इज़ अगेन रिलेटेड विथ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज़ एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस. ओके अगेन ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक तो नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं आएगा, शॉर्ट नोट में आ सकता है एंड जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स में उसमें भी ये चीज़ आ सकती है. आज मैं आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, बहुत अच्छे नोट्स भी देने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस क्लास को ध्यान से सुनिएगा और अपने सारे डाउट्स आज क्लियर कर लीजिएगा इसी क्लास में. ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. नाउ फर्स्ट हम लोग एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस वर्ड का मीनिंग बस समझेंगे. ओके नाउ आप लोग का वर्ड लिखा हुआ है एंडोसिम्बायोसिस. ओके तो जैसे मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी बायोलॉजिकल टर्म अगर डिफ़िकल्ट हमको लगता है तो हम उस वर्ड को स्प्लिट कर देते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स और उसके बाद हम वो पार्ट्स का मतलब समझने का कोशिश करते हैं. अगर एंडो वर्ड का मतलब समझा जाए तो इसका मतलब होता है इनसाइड, एंड सिम्बायोसिस का मतलब अगर हम समझें तो ये एक टाइप का म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा हो और दोनों एक साथ रह रहे हो बिना एक दूसरे के, उनका रहना खाना ये सब मुश्किल हो जाएगा. दैट मीन्स ये एक प्लस या पॉजिटिव रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है दे आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. ओके देखो सिम्बायोसिस का डेफिनेशन लिखा है. सिम्बायोसिस मीन लिविंग टुगेदर एंड ऑफन रेफर्स टू 2 organisms that coexist, each one supplying something that the other needs. दैट मीन्स एक साथ रहना है दोनों ऑर्गेनिज्म को, कोएग्जिस्ट करना है, कोऑर्डिनेट करना है और दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं. डन इतना तक. उसके बाद एक वर्ड लिखा था हाइपोथेसिस. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड हाइपोथेसिस? तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है बेटा कोई एक थ्योरी या एक प्रपोजल या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कोई स्टेटमेंट, बट वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है. दैट मीन्स हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एनीथिंग और एक्सप्लेनेशन दैट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड, बट ऐसा माना गया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, ये बस एक आइडिया है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस. समझ आ गया एंडोसिम्बायोसिस हाइपोथेसिस मतलब क्या है. नाउ देन नेक्स्ट, नाउ बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग विद द राइटिंग पोर्शन मैं चाहती हूँ कि आप लोग को एक ब्रीफ आइडिया दे दिया जाए कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक्चुअली में था क्या और कैसे चीज़ें हुई थी. नाउ यहाँ पे जो ये डायग्राम है ये आप लोग को अपने एग्ज़ाम कॉपी में या थ्योरी पार्ट में मेंशन नहीं करना है, ये जस्ट आप लोग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. ओके नाउ फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक ऐसा थ्योरी था जिसने एक्सप्लेन किया था कि यूकैरियोटिक सेल्स कैसे इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल. ओके नाउ नंबर 1 पार्ट देखो. फर्स्ट एनवायरमेंट में एक सेल प्रेजेंट था जिसका नाम था प्रोटो यूकैरियोट, मतलब ये यूकैरियोटिक सेल नहीं था. अभी तक यूकैरियोटिक सेल जैसे इसके अंदर ना ही कोई सेल ऑर्गेनेल्स थे, ना ही इसके अंदर वो चीज़ें थी जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहती है, और हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का एंसेस्ट्रल सेल था डिवॉइड ऑफ एनी सेल ऑर्गेनेल्स और एनी फंक्शंस. डन. नाउ ये प्रोटो यूकैरियोट में आप देखो ये जो न्यूक्लियस भी है ये कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए नेकेड है एंड डीएनए इज ओनली प्रेजेंट एट द सेंटर बट नॉट कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके नाउ नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा है देखो. इनफोल्डिंग्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एन एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट गेव राइज टू एंडोमेम्ब्रेन कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो मैंने क्या बोला, पहले हम लेंगे कि ये एक एंसेस्ट्रल सेल है जो कि
प्रोकैरियोटिक सेल जैसा ही था बेटा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो हम इसको एक प्रोकैरियोटिक सेल कंसिडर कर सकते हैं, या हम इसको प्रोटो यूकैरियोट बोल देंगे, क्योंकि यही आगे जाके यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट होगा, इवॉल्व होगा। नाउ ये जो प्रोटो यूकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल था, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे इन्वेजिनेशन यानी इनवर्ड मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेर फॉर्म। ठीक है, इन फोल्डिंग्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन हुए, जिसके कारण न्यूक्लियस बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना। ओके, नाउ अब ये जो प्रोटो यूकैरियोट था, इसके पास धीरे धीरे सेल ऑर्गेनल्स बनने स्टार्ट हो गए थे, और इसके पास अब एक ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। नाउ सेकेंड स्टेप देखो लिखा है, इन द फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक इवेंट द एंसेस्ट्रल यूकैरियोट कंज्यूम एरोबिक बैक्टीरिया दैट इवॉल्व इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो प्रोटो यूकैरियोट था, अब तो हम इसको यूकैरियोट बोल सकते हैं, क्योंकि अब इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। अब ये जो एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल था, अब ये धीरे धीरे और भी चीज़ों को खाना स्टार्ट किया। अब ये क्या किया, अपने अंदर एनगल्फ करने लगा एरोबिक बैक्टीरियम का। क्यों? क्योंकि ये जो एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल था, इसके पास एटीपी बनाने के लिए कोई भी सोर्स नहीं था, मतलब ना ही ये एटीपी प्रोडक्शन कर पा रहा था, ना ही ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पा रहा था, मतलब ये एक एनारोबिक स्टेट में प्रेजेंट था, ये एक एनारोबिक सेल जैसे बिहेव कर रहा था। तो इसने सोचा कि मुझे भी एटीपी बनाना है अपने अंदर, मुझे भी एरोबिक रेस्पिरेशन करवाना है, तो इसके कारण इसने क्या किया, एक एरोबिक बैक्टीरिया यानी एक ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास कैपेसिटी है ऑफ यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड मेकिंग एटीपी और प्रोड्यूसिंग एटीपी, उसको एनगल्फ कर लिया। और जब ये एरोबिक बैक्टीरियम अंदर चले गई इस एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल के, तो वो बन गया आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और अब हम इस एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल को बोल देंगे मॉडर्न हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक सेल। डन, नंबर 2 वाला इवेंट हो गया। अब नंबर 3 इवेंट, इन अ सेकेंड एंडोसिम्बायोटिक इवेंट द अर्ली यूकैरियोट कंज्यूम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट इवॉल्व इनटू क्लोरोप्लास्ट। तो पहले तो ये एंसेस्ट्रल यूकैरियोट ने एरोबिक बैक्टीरिया को खाया और अपने अंदर एनगल्फ कर लिया, तो ये फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक इवेंट हुआ। सेकेंड एंडोसिम्बायोटिक इवेंट में ये जो एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल था, उसने खा लिया एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम को, एनगल्फ कर लिया एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम को, और वही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम अंदर जाने के बाद वो यूकैरियोटिक सेल के लिए एज क्लोरोप्लास्ट काम करने लगा, और अब ये यूकैरियोटिक सेल बन गया एक मॉडर्न फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर कर जाएगा बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट का जो काम है दैट इज फोटोसिंथेसिस, एंड वाया फोटोसिंथेसिस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज वो होना स्टार्ट कर देगा, और वो काम क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट कर देगा। अब ये जो ग्लूकोज बन रहा है सेल के अंदर, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन भी तो करना है ताकि एटीपी रिलीज हो सके, तो ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया कर देगा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को मिला के ब्रेक करेगा ग्लूकोज को और बनाएगा एटीपी, जिसके कारण अब वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ग्लूकोज भी बन रहा है और एटीपी प्रोडक्शन भी हो रहा है, और अब ये कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल बन चुकी है फ्रॉम डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स। समझ आया? यही है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और इसी के बारे में हमको 1 बाय 1 अब चीज़ों को पढ़ना है, जो कि स्लाइड्स में मैंने आप लोग के लिए लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा है बेटा 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताना है तो वो मैं आपको साथ साथ में बताते भी जाऊँगी। देखो, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी और सिम्बायोजेनेसिस इज एन इवोल्यूशनरी थ्योरी दैट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक थ्योरी फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। मतलब बेटा कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो हमको बताता है कि यूकैरियोटिक सेल्स कैसे आए और वो भी प्रोकैरियोट से कैसे बने हैं। जैसे हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को लेके वो एंसेस्ट्रल सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुआ है।
This theory states that several key organelles of eukaryotes originates as symbiosis between separate single cell organism। यही थ्योरी हमको बताती है कि यूकैरियोटिक सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू यूकैरियोटिक सेल में एज ऑर्गेनेल अभी प्रेजेंट है। According to this theory, mitochondria, plastids, and possibly other cell organelles representing formerly free-living bacteria were taken inside of another cell as endosymbiont around 150 crore years ago। ये थ्योरी हमको बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स मतलब आप लोग समझ रहे हो, प्लास्टिड्स के 3 टाइप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। हम यहाँ पे जो प्लास्टिड का बात कर रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और शायद बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पहले फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया जैसे ही थे, बट उनको एक एंसेस्ट्रल सेल आके अपने अंदर एनगल्फ किया और उसके बाद ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया एज एंडोसिम्बायोंट उस सेल के अंदर प्रेजेंट रही। और ये सब चीज़ें अबाउट 150 करोड़ ईयर्स एगो हो चुकी है। Molecular and biochemical evidences suggest that mitochondria develop from proteobacteria like Rickettsia and chloroplast from cyanobacteria, particularly nitrogen-fixing filamentous cyanobacteria। तो मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल एविडेंस से ये चीज़ पता चली है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया रिकेट्सिया से डेवलप हुआ है और क्लोरोप्लास्ट साइनोबैक्टीरिया से डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ही सिर्फ एक ऐसी बैक्टीरिया की टाइप है जो लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं, बाकी और कोई बैक्टीरिया वो चीज़ नहीं कर सकती। तो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास वो कैपेसिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और पूरे सेल के लिए खाना बना रहा है, इसीलिए ये कंक्लूड किया जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट साइनोबैक्टीरिया से ही डेवलप हुए हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय, कौन फर्स्ट बताया था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में? तो एक रशियन बोटेनिस्ट थे कॉन्स्टेंटिन मारेजकोवस्की इन 1910। बट और एक रशियन बोटेनिस्ट आए जिनका नाम है बोरिस कोजोपोलियंस्की, जो कि फर्स्ट एक्सप्लेन किए थे ये थ्योरी को इन रिलेशन विथ डार्विनियन इवोल्यूशन इन 1924। और ये एक ऐसा थ्योरी है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का जो फेनोमेनन है उसके ऊपर निर्धारित है। और 1960 में ये थ्योरी को कंफर्म किया गया आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट प्रपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्री लिविंग ऑक्सीजन मेटाबोलाइजिंग दैट इज एरोबिक बैक्टीरिया। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली में ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया। पहले कुछ ऐसे फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट थे एनवायरनमेंट में जिनके पास कैपेसिटी थी टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, और वही बैक्टीरियल सेल्स को प्रोटो यूकैरियोट सेल ने एनगल्फ किया था और वही बैक्टीरियल सेल्स आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया बने। These aerobic bacteria were engulfed by an ancestral cell that could otherwise make no such use of oxygen, that is, was anaerobic। और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे इनको एक एंसेस्ट्रल सेल ने एनगल्फ किया क्योंकि वो एंसेस्ट्रल सेल था एनारोबिक, तो वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने एरोबिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर दिया। नाउ ये जो एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक बैक्टीरियल सेल्स थे उन्होंने क्या किया, जब उनको एक एंसेस्ट्रल सेल ने इंजेस्ट किया तो ऑब्वियसली इंजेशन के बाद तो डाइजेशन ही होगा। तो ये जो एरोबिक सेल्स थे वो डाइजेशन से बचने के लिए वो एनारोबिक या एंसेस्ट्रल सेल के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गए।
क्या लिखा है देखो, एस्केपिंग डाइजेशन मतलब डाइजेशन से बचने के लिए व्हेन इंजेस्टेड दीज प्रिमिटिव एरोबिक सेल्स यानी बैक्टीरियल सेल्स शोड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द एनगल्फिंग सेल एंड इट्स प्रोजेनी। और एनगल्फिंग सेल यहाँ पे कौन है, तो एनगल्फिंग सेल यहाँ पे है एंसेस्ट्रल सेल या प्रोटो यूकैरियोट। Aerobic bacteria, which is engulfed by primitive anaerobic cells, got shelter from host cell and provide nourishment in return in the form of energy generation for their host। तो जैसे मैंने बोला शुरुआत में ही कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों ही ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट होता है फ्रॉम ईच अदर। तो एरोबिक बैक्टीरिया को प्रॉफिट ये हुआ कि उसको शेल्टर मिल गया एनारोबिक सेल के अंदर, और एनारोबिक सेल यानी एंसेस्ट्रल सेल को ये बेनिफिट हुआ कि इन रिटर्न वो जो एरोबिक बैक्टीरिया थी वो रेस्पिरेशन कर करके एनर्जी यानी एटीपी प्रोडक्शन करने लग गई उस एंसेस्ट्रल सेल के अंदर, जिसके कारण एंसेस्ट्रल सेल को एनर्जी मिलने लग गई। This partnership between a primitive anaerobic predator cell and aerobic bacteria cell is thought to have been established about 1.5 billion years ago when the Earth's atmosphere first time became rich in oxygen। और ये जो पार्टनरशिप था एनारोबिक प्रीडेटर सेल, यहाँ पे प्रीडेटर सेल कौन है बेटा, जिसने एनगल्फ किया यानी एंसेस्ट्रल सेल एंड एरोबिक बैक्टीरिया सेल, इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है वो 1.5 बिलियन ईयर्स एगो ही एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसी टाइम एटमॉस्फेयर में एक ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट प्रेजेंट था। प्रिमिटिव एनारोबिक सेल्स आर मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल, और आगे चल के यही जो एनारोबिक सेल्स थे वो यूकैरियोटिक सेल्स बने, और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। Hence the mitochondria are supposed to be derived from bacterial cells। इसीलिए ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरियल सेल, कैसे टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल, या तो हम बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरियल सेल या पर्पल बैक्टीरियल सेल से ही डेराइव्ड हुआ है, वाइल क्लोरोप्लास्ट डेराइव्ड हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम ब्लू ग्रीन आल्गी और साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि हम जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के पास ही सिर्फ कैपेसिटी होता है टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, एंड दैट इज द रीजन द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन आल्गी। तो यहाँ पे हम जो मेनली पढ़ रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में वही मेंशन है आप लोग का। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम उतना डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, बट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनगल्फ हुआ था बाय एंसेस्ट्रल सेल, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी एनगल्फ्ड होके ही एक सेल ऑर्गेनेल बना है इन द यूकैरियोटिक सेल, और ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ है फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोला जाता है, क्योंकि ये लोग पहले फ्री लिविंग बैक्टीरियल सेल्स थे, इसीलिए इनके पास बैक्टीरियल सेल जैसे डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स ये सब प्रेजेंट भी है। डन इतना तक। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे और एक डायग्राम दिया हुआ है एंडोसिम्बायोसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगेन ये डायग्राम सिर्फ समझने के लिए है, इसको भी आप लोग को अपनी थ्योरी कॉपी में नहीं करना है। ओके, नाउ देखो यहाँ पे लिखा है एक एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, जिसको हम प्रोटो यूकैरियोट बोल रहे थे पिछले डायग्राम में। ओके, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, बट डीएनए कैसा है देखो, प्रोकैरियोटिक सेल जैसे नेकेड है, ओपन है। अब इसमें स्टार्ट होता है इनफोल्डिंग्स या इनवर्ड इन्वेजिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ बनना चालू हो जाता है। उसके बाद होता है एंडोसिम्बायोसिस प्रोसेस, जिसके तहत ये एंसेस्ट्रल सेल एनगल्फ करने लगता है एरोबिक बैक्टीरिया को, जिसके कारण वो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे इवॉल्व हुआ है, फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरियम विच वॉज एनगल्फ बाय द एंसेस्ट्रल सेल और प्रोटो यूकैरियोटिक सेल। ओके, सेम चीज़ यहाँ लिखा है देखो, सपोज ये पूरा सेल है,
और किसका सेल है ये? एंसिस्ट्रल सेल है। और वो एंसिस्ट्रल सेल में इन्वेजिनेशन हुआ और वो एक एरोबिक बैक्टीरियम को अपने अंदर एनगल्फ करने लगा। बैक्टीरिया जो था वो धीरे धीरे अंदर आने लगा एंसिस्ट्रल सेल के, और उसके बाद वही बैक्टीरिया अपनी चारों तरफ वेसिकल फॉर्म करके माइटोकॉन्ड्रिया वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट बेटा आप लोग हेडिंग दे दोगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक एरोबिक बैक्टीरिया ही था, और वो एरोबिक बैक्टीरिया से ही माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ है। जब एंसेस्ट्रल सेल्स ने वो एरोबिक बैक्टीरिया को एनगल्फ किया तो वो चेंज हो गए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ तो सिमिलैरिटीज़ होना चाहिए बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जो कंफर्म कर सके कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले बैक्टीरियल सेल्स ही थे। ओके और अगेन मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का ही डिस्कशन कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का हम डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके नाउ फर्स्ट पॉइंट देखो, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कॉल्ड पोरीन्स आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल्सो इन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। तो पोरीन्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है इन स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर लेयर रहता है वहाँ पे कुछ प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम बोलते हैं पोरीन्स। तो वो पोरीन्स माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट रहता है और बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट रहता है। तो दिस इज द फर्स्ट सिमिलैरिटी। Second, a membrane lipid called cardiolipin is exclusively found in the inner membrane of mitochondria and bacterial cell membrane. Again, एक लिपिड है जिसका नाम है कार्डियोलिपिन, जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में रहता है, बट बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन में भी रहता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट है सिंगल सर्कुलर डीएनए, जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट है फ्रॉम द सेल न्यूक्लियस और न्यूक्लियर डीएनए। बट ये सिंगल सर्कुलर डीएनए सिमिलर है विथ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेम डीएनए, सेम साइज का, सेम स्ट्रक्चर का प्रेजेंट रहता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम्स हैं वो हैं 70S, और यही 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया में भी, बट यूकैरियोटिक सेल्स में रहते हैं 80S राइबोसोम। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे एंजाइम्स इवन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सिमिलर है विद द बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट, in the mitochondria, the enzymes of the respiratory chain are localized on the inner mitochondrial membrane like the bacteria, in which they remain localized in the plasma membrane. Now, अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें, वैसे तो मैंने आप लोग को बताया है प्रीवियस क्लासेस में, तो बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के 3 आउटर लेयर्स रहते हैं। फर्स्ट तो रहता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद रहेगा सेल वॉल, उसके बाद रहेगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ही उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन बोल रहे हैं। और उसके लिए जितने भी एंजाइम्स दरकार हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट रहते हैं। सेम बैक्टीरिया के पास भी ऐसे ही एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो भी उसके इनर मोस्ट मेम्ब्रेन में, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। नेक्स्ट, सर्टेन बैक्टीरियल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करते हैं इन द साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं मिसोजोम्स। ये भी हमने पढ़ा था कि जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल का, इसका इन्वेजिनेशन होता है इन द साइटोप्लाज्म, और इस इन्वेजिनेशन या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं मिसोजोम। और यही मिसोजोम्स को हम कंपेयर कर सकते हैं विथ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट। इवन 1962 में सेल्टन ने भी ये रिपोर्ट किया था कि जितने भी रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स हैं वो सब मिसोजोम्स में ही प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया में। दैट मीन्स अगर बात किया जाए यूकैरियोटिक सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी काम है वो काम बैक्टीरियल सेल का मिसोजोम्स करता है बैक्टीरिया में। ओके,
Then new mitochondria are formed only through a process similar to binary fission that occurs in bacteria. तो हमें ये चीज़ पता है कि बैक्टीरिया के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन. इवन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी अगर हम देखेंगे तो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया बाय बाइनरी फिजन process. Done. Then next, the process of protein synthesis of both mitochondria and bacteria is fundamentally same, because in both the process of protein synthesis can be inhibited by the same inhibitor known as chloramphenicol. तो अगर बात करें प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन प्रोसेस का, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी ट्रांसलेशन हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमने सेमी ऑटोनोमस में पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेशन भी करता है, ट्रांसक्रिप्शन भी करता है, ट्रांसलेशन भी करता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया दोनों में जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है वो सेम तरीके से ही होता है, क्योंकि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस दोनों के केस में हो रहा है तो एक इनहिबिटर प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लोराम्फेनिकॉल, और वो इनहिबिटर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकता है दोनों के केस में. And the last point, further, the mitochondria for the process of protein synthesis depend partially on the mitochondrial matrix and DNA and partially on the nucleus and cytoplasm of eukaryotic cell. This shows the symbiotic nature of mitochondria. तो अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो जैसे हमने ये बात भी की थी सेमी ऑटोनोमस नेचर में कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है या डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो कुछ प्रोटीन्स तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए खुद से बना देते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स के लिए वो डिपेंडेंट रहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियर डीएनए में. तो ये चीज़ भी साबित करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया वो यूकैरियोटिक सेल के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्रेजेंट रहता है. डन, समझ आया इतना तक आप लोग को? बस यहाँ तक जैसे भी स्लाइड्स में लिखा हुआ है वो सब आप लोग को वैसे ही लिखना है, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ. ओके, नाउ लास्ट में यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है टू एक्सप्लेन द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. यस, ये वाला जो फ्लो चार्ट है इसको आप लोग अपनी थ्योरी कॉपी में इंक्लूड करेंगे, और एग्जाम्स में भी ये वाला डायग्राम आप लोग को करना है अंडर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. ओके, नाउ क्या लिखा है देखो, सेम चीज़ लिखा है जो अभी तक हम पढ़ते आए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है. एक प्रोकैरियोट सेल था, या फिर हम बोले एक बैक्टीरियल सेल थी, फ्री लिविंग बैक्टीरियल सेल. अब ऑब्वियसली प्रोकैरियोट है या बैक्टीरियल सेल है तो ट्रू न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होगा, उसके केस में प्रेजेंट था न्यूक्लियोइड. अब वो प्रोकैरियोटिक सेल का होना स्टार्ट हुआ इनफोल्डिंग प्रोसेस, यानी इन्वेजिनेशन इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट्स. और जैसे इन्वेजिनेशन हुआ तो जो न्यूक्लियाइड यानी नेकेड डीएनए प्रेजेंट था उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगा. दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गया. अब वो जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसके पास अब खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और वो प्रोकैरियोटिक सेल एरोबिक नेचर का था, तो अब हम उसको बोल देंगे एरोबिक प्रोटियोबैक्टीरियम. ओके, नाउ ये एरोबिक प्रोटोबैक्टीरियम एंटर्स करता है एक यूकैरियोटिक सेल में, और वहाँ पे बन जाता है एंडोसिम्बायोट. जो सेल सिम्बायोसिस प्रोसेस करता है और किसी दूसरे सेल के अंदर चला जाता है टू परफॉर्म द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो सेल को हम एंडोसिम्बायोट सेल बोलते हैं. ओके, नाउ अब क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है विथ एंडोसिम्बायोट, और एंडोसिम्बायोट यहाँ पे कौन है, एरोबिक प्रोटियोबैक्टीरियम, जिसके पास अब खुद का न्यूक्लियस है. नाउ एंडोसिम्बायोट जो कि यूकैरियोटिक सेल में गया था वो बन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया. तो अब यूकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और यही यूकैरियोटिक सेल जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत सारे एनिमल्स, फंगी एंड हेटेरोट्रॉप्स के लिए एंसेस्टर के जैसा काम करता है, क्योंकि यूकैरियोट विथ माइटोकॉन्ड्रिया इज ए हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट. ये चीज़ पहली वाले डायग्राम में भी लिखा था, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसके पास अभी क्लोरोप्लास्ट नहीं आया है. ये यूकैरियोटिक सेल के पास बस माइटोकॉन्ड्रिया है, तो अब ये एक हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट के जैसे काम करेगा, और इसीलिए ये जितने भी हेटेरोट्रॉप्स हैं उनके लिए एंसेस्टर जैसा काम कर रहा है. अब यही यूकैरियोट जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वहाँ फिर एंटर करता है साइनोबैक्टीरिया एज एंडोसिम्बायोट.
और क्योंकि साइनोबैक्टीरिया खुद का खाना खुद बना सकता है, तो अब ये यूकैरियोट हेटेरोट्रॉपिक से बदल के बन जाएगा ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट। और इसके पास प्रेजेंट है साइनोबैक्टीरियम, जो कि अगेन इसके साथ एक एंडोसिम्बायोसिस प्रोसेस में जाता है और आगे जाके बन जाता है क्लोरोप्लास्ट। और अब यही फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं, प्लांट्स, आल्गी, उन सब के लिए एंसेस्टर के जैसे काम करता है। समझ आया? जितना हमने पढ़ा है वही सब चीज़ें यहाँ पे फ्लो चार्ट मैनर में लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, बातें वही हैं जो मैंने बोली है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से की गई हो, बट बात वही है जो हमने समझा है। ओके, अगर कंफ्यूजिंग कुछ चीज़ लग रही है तो और एक दो बार वीडियो को देख लो, चीज़ें समझ आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप लोग को वहाँ भी चीज़ें क्लियर करवा दूँगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। इतना ही था आज का टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है। थोड़ी चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट जो समझनी थी, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको लिखनी है एग्ज़ाम में, और जो फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। वैसे ही आप लोग अटेंड करोगे ये क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में आया। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई है। अगर आई है बेटा तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिए। ऑल्सो बेटा चैनल को, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने सीनियर्स, जूनियर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स सबके साथ स्टेटस दीजिए ताकि चैनल थोड़ा ग्रो कर सके। थैंक यू फॉर दिस क्लास। बाय बाय, स्टे ट्यून, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।